चलिए सर आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंग 2024 के अटेम्प्ट का एक और सवाल देखते हैं। स्प्रिंग 2024 के अटेम्प्ट का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है और ये सवाल IAS 12 इनकम टैक्सेस डेफर्ड टैक्सेस स्टैंडर्ड से पूछा गया है। 17 मार्क की वेटेज इस सवाल की। पहले मैं रिक्वायरमेंट रीड करता हूँ, फिर हम सवाल की इंफॉर्मेशन रीड करेंगे। कहता है प्रिपेयर अ नोट ऑन टैक्सेशन फॉर इंक्लूजन इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2023, इंक्लूडिंग अ रिकंसिलिएशन टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स एक्सपेंस एंड द अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो हमें टैक्सेशन का एक नोट बनाना है, टैक्स रिकंसिलिएशन बनानी है। एंड ऑल्सो कंप्यूट द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच टेम्पररी डिफरेंसेस एज एट 31 December 2023। और इसके अलावा हमें डेफर्ड टैक्स एसेट का एक नोट बनाना है, सॉरी डेफर्ड टैक्स एसेट का नोट नहीं बनाना बल्कि डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी हर इंडिविजुअल एसेट लायबिलिटी से पर्टेनिंग कैलकुलेट करना है 31 दिसंबर 2023 में। कंपैरेटिव फिगर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। अब सवाल को रीड करते हैं। कहता है Handsome Limited is in the process of finalizing its financial statement for the year ended 31 December 2023. The following information has been gathered for preparing the disclosure related to taxation. Profit before tax for the year ended 31 December 2023 is 466 million. Tax depreciation exceeded accounting depreciation by 116 million. An impairment loss of 50 million was also recognized in profit and loss. And under tax law, impairment does not affect the taxable profit. तो बहुत आसान एडजस्टमेंट है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को अंडू कर देते हैं, टैक्स डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, इम्पेयरमेंट को अंडू कर देते हैं। यहाँ पे टैक्स और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का नंबर नहीं दिया, बस इतना बता दिया कि टैक्स डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से 116 मिलियन ज्यादा है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। पॉइंट नंबर 3, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड अ मशीन हुज टैक्स WDV एक्सीडेड द अकाउंटिंग WDV बाय 35 मिलियन। अब एक मशीन सेल की है, ना सेल प्रोसीड बताई है, ना कैरिंग अमाउंट बताई है, ना गेन और लॉस बताया है। बस इतना बता दिया कि इसकी जो टैक्स WDV है वो अकाउंटिंग WDV से 35 मिलियन ज्यादा है। टैक्स WDV अकाउंटिंग कैरिंग अमाउंट से 35 मिलियन ज्यादा है। इसका मतलब है कि अगर इस एसेट पे गेन हुआ होगा तो टैक्स का गेन 35 मिलियन से कम होगा, और अगर इस एसेट पे लॉस हुआ होगा तो टैक्स का लॉस 35 मिलियन से कम हुआ होगा, नहीं ज्यादा हुआ होगा WDV से। हाँ, अगर गेन हुआ होगा तो टैक्स का गेन अकाउंटिंग के गेन से कम हुआ होगा, और अगर लॉस हुआ होगा तो फिर टैक्स का लॉस अकाउंटिंग के लॉस से ज्यादा होगा। पॉइंट नंबर 4, interest income for the year is 60 million, out of which 15 million was accrued at 31 December 23. Through a finance act enacted on 18 December 2023, interest income which was previously exempt will now be taxable 2000 from 24 on district basis. देखो 60 मिलियन की टोटल इंटरेस्ट इनकम है करंट ईयर में। इस 60 मिलियन में से 15 मिलियन एक्रूड है, यानी कि 45 मिलियन तुमने रिसीव कर लिए। 2022 तक, सॉरी 2023 तक इंटरेस्ट इनकम एग्जेंट हुआ करती थी, लेकिन 18 दिसंबर 2023 पे एक फाइनेंस एक्ट इनेक्ट हुआ, यानी कि लॉ का पार्ट बन गया, जिसके तहत अब इंटरेस्ट इनकम रिसिट बेसिस पे टैक्सेबल होगी। तो 60 में से जो 45 तुमने इस साल रिसीव किए वो इस साल की एग्जाम इनकम है, परमानेंट डिफरेंस है। लेकिन जो 15 मिलियन एक्रूड है और अगले साल रिसीव होंगे, इसके ऊपर अब ये टेम्परेरी डिफरेंस है, डेफर्ड टैक्स इम्प्लीकेशन राइज होगी। सर वापस बताएं, पहले मैं रीड करता हूं। इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर इज 60 मिलियन, आउट ऑफ विच 15 मिलियन वाज एक्रूड एज एट 31 दिसंबर। यानी 60 मिलियन की इंटरेस्ट इनकम में से 15 मिलियन एक्रूड है, यानी 45 मिलियन रिसीव किए होंगे, और बाकी 15 मिलियन रिसीवेबल है। The Finance Act was enacted on 18 December 2023. एक लॉ पास हुआ, एक कानून पास हुआ बजट में 18 दिसंबर पे। इंटरेस्ट इनकम विच वाज प्रीवियसली एग्जेम्प्ट विल नाउ बी मेड टैक्सेबल फ्रॉम 2024। कह रहा जो इंटरेस्ट इनकम 2023 तक आपने कमाई थी वो तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अब जो 2024 में कमाओगे वो टैक्सेबल होगी। और टैक्सेबल भी किस तरह से होगी? रिसीट बेसिस पर। यानी कि ये जो 15 मिलियन रिसीवेबल अगले साल रिसीव होंगे इसके ऊपर टैक्स लगेगा। सर अभी हम इसे अकाउंटिंग प्रॉफिट में अकाउंट फॉर नहीं करेंगे, लेकिन डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करते वक्त अकाउंट फॉर करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अराइज होगी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्यों अराइज होगी? क्योंकि 15 मिलियन की कैरिंग वैल्यू अकाउंट्स में एग्जिस्ट करती है, इसकी टैक्स बेस कोई नहीं, तो आपके पास एक टेम्पररी टैक्सेबल डिफरेंस अराइज हो जाएगा।
Salary expense and insurance expense amount to rupees 32 million and 16 million respectively pertaining to 31 December 2022 were disallowed by tax authorities due to non-deduction of withholding tax. HL has decided not to file appeal on this. कह रहे 2022 में एक 32 मिलियन का सैलरी और 16 मिलियन का इंश्योरेंस एक्सपेंस डिसअलाउ हो गया क्योंकि हमने विदहोल्डिंग नहीं की थी। हमारी कंपनी ने इस पर अपील फाइल करने का डिसाइड नहीं किया। क्या है ये? सर प्रायर ईयर है ये कोई डिडक्टेबल या टेम्पररी डिफरेंस वगैरह नहीं है, ये प्रायर ईयर है पहले तो। अब हम अपील फाइल नहीं कर रहे, यानी कि ये टेम्पररी डिफरेंस है, परमानेंट डिफरेंस है। डिफरेंस तो है क्योंकि अकाउंट्स में एक चीज एक्सपेंस भी है, टैक्स वाला उसको नहीं मान रहा, लेकिन हम अपील फाइल नहीं कर रहे, तो ये परमानेंट हो गया क्योंकि हमने वो डिफरेंस एक्सेप्ट कर लिया, हम अपील में नहीं जा रहे, तो कोई डेफर्ड टैक्स एप्लीकेशन अराइज नहीं। आगे कहता है stores and spares as at 31st December 23 worth 180 million after deducting a loss of 19 million for net realizable value. This adjustment is not allowable for tax purpose. तो स्टोर्स एंड स्पेयर्स पे हमने एक एनआरबी का 19 मिलियन का लॉस रिकॉर्ड किया, टैक्स वाला उसे नहीं मानता। डिविडेंड इनकम फॉर द ईयर इज 28 मिलियन एंड डिविडेंड आर टैक्सेबल एट रिड्यूस रेट ऑफ 10%, तो ये लो रेट रिड्यूस रेट इनकम है। During the year, company paid fine of 25 million, which are not deductible for tax purposes. Permanent difference है. During the year, an actual expense out payment of 70 million related to researching of the one of the business segment. As per the tax law, these payments are be allowed as expense over a period of 5 years from 2023 to 2027. 70 मिलियन की रिसर्चिंग कॉस्ट है जो कि अकाउंट्स में एक साथ एक्सपेंस आउट हो गई, टैक्स में 5 साल में अमोर्टाइज हो गई, यानी कि ये परमानेंट डिफरेंस नहीं है, टेम्पररी डिफरेंस है। नेट डेफर्ड टैक्स एसेट एट 1 जनवरी 23। अब इन्होंने तुम्हें एसेट लायबिलिटी की कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस का इतना अच्छा डेटा नहीं दिया ओपनिंग क्लोजिंग, तुम्हें सारी फॉर द ईयर एडजस्टमेंट दे दी, और ओपनिंग में डेफर्ड टैक्स एसेट का नंबर दे रहा है, सॉरी डेफर्ड टैक्स हाँ एसेट का नंबर दे रहा है। कह रहा है साल के शुरू में हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे 42, अनयूज टैक्स लॉसेस पे 54, नेगेटिव 12 का डेफर्ड टैक्स एसेट है, यानी कि ये जो 42 है ना, ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है और ये डेफर्ड टैक्स एसेट। तो चूंकि लॉसेस के ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट है, यानी कि हमारे पास कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस भी होंगे। 54 मिलियन के हमारे पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कितने होंगे? 54 मिलियन के नहीं, 54 मिलियन तो इस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस पे डेफर्ड टैक्स एसेट का नंबर है। लॉसेस का नंबर तो ग्रॉस अप करना पड़ेगा क्योंकि जो लॉस आता है उस पर टैक्स रेट से तुम डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड करते हो ना। During 22, HL incurred a loss of 284 million, against which HL expected at that time that able to utilize 180 million against future taxable income. Applicable tax rate is 30%. अब देखो क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 11 में, 30% हमारा टैक्स रेट है। 2022 में 284 मिलियन का एक्चुअल लॉस था, लॉस पे हम डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन डेफर्ड टैक्स एसेट के लिए कंडीशन है कि हम डेफर्ड टैक्स एसेट उस वक्त रिकॉर्ड करते हैं व्हेन इट इज रीजनेबल कि हमारे पास फ्यूचर में सफिशिएंट इनकम होगी जो कि हमारे डिडक्टेबल डिफरेंसेस को एब्जॉर्ब कर ले, लॉसेस को एब्जॉर्ब कर ले। तो कंपनी को लग रहा था कि 284 में से सिर्फ 180 यूटिलाइज हो सकेगा, तो कंपनी ने 180 पे ही डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड किया होगा। कैसे पता चलेगा? 180 का 30%, 180 का 30% 54 बन रहा है। तो इन्होंने आउट ऑफ 284 सिर्फ 180 पे डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड किया, लेकिन अब जब करंट ईयर की इनकम कैलकुलेट करोगे तो मोस्ट लाइकली इस सवाल में जो करंट ईयर की इनकम है वो 284 से ज्यादा आएगी। जब करंट ईयर की इनकम 284 से ज्यादा आएगी तो आपके पास ज्यादा लॉस एडजस्ट होगा, यानी कि 180 का लॉस तो ऐसा एडजस्ट होगा जिसपे डेफर्ड टैक्स एसेट था, कुछ लॉस ऐसा एडजस्ट होगा जिसपे डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं है। तो वो लॉस जिसपे डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं है और हम उसको आज एडजस्ट करेंगे तो इसका क्या इंपैक्ट आएगा हमारी वर्किंग पे। सर वापस सवाल करें, टोटल 284 मिलियन का पिछले साल लॉस था, तुम्हें लग रहा था कि इसमें से 180 मिलियन एडजस्ट हो सकेगा, तुमने 180 मिलियन का 30% 54 का डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड कर लिया। अब करंट ईयर में देखो, हमने पिछले साल जब अकाउंट्स बनाए होंगे ना तो अपने अंदाजे पे कि कितना लॉस एडजस्ट होगा उतना डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड किया।
लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि एक्चुअली हम 180 मिलियन का ही लॉस एडजस्ट करें, हो सकता है ज्यादा इनकम आ जाए, हो सकता है कम इनकम आ जाए। अगर तो करंट ईयर में एग्जैक्ट 180 मिलियन की इनकम आती है तो 180 मिलियन का लॉस रिवर्स हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा, पंचायत वर्किंग सीधी सीधी बनेगी। लेकिन अगर करंट ईयर में लॉस 180 मिलियन से ज्यादा एडजस्ट हो जाता है तो तुम एडजस्ट तो कर दोगे ना, क्योंकि तुम्हारे पास तो लॉ के हिसाब से 284 का लॉस रखा हुआ है। नहीं, ये एक्चुअल लॉस है। ये एस्टिमेट है कि 180 पे डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड किया। देखो यूं समझो, टैक्स की किताबें अलग चलती हैं, अकाउंट्स की किताबें अलग चलती हैं। टैक्स की किताबों में जो आप कैफ 2 में टैक्सेशन पढ़कर आए हो ना, वो रूल्स अप्लाई होता है। और उन रूल्स में से बहुत सारे रूल्स हमने कवर किए। एक हमने रूल कवर किया लॉसेस के हवाले से, कि बिजनेस लॉस को हम अगले 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बिजनेस लॉस को हम अगले 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये बात याद होनी चाहिए। अकाउंट्स हम बनाते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से लायबिलिटी को और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लेते हैं जब वो प्रोबेबल हो, एसेट को उस वक्त रिकॉर्ड करते हैं जब वो सर्टेन हो। अंदाजे पे बनते हैं अकाउंट, एस्टिमेट्स पे बनते हैं, जजमेंट्स पे बनते हैं अकाउंट। अब 284 मिलियन का पिछले साल लॉस अराइज हुआ, तो ये टैक्स की किताबों में लॉस पड़ा हुआ है जिसे तुम अगले 6 सालों तक एडजस्ट कर सकते हो। अकाउंट जब बना रहे थे तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कह रहा था कि यार 284 का लॉस तो है, लेकिन हमें लगता है कि सिर्फ 180 एडजस्ट कर पाएंगे। चूंकि हमें लगता है कि सिर्फ 180 एडजस्ट कर पाएंगे तो डेफर्ड टैक्स एसेट भी 180 पे रिकॉर्ड किया। अब 2023 एक्चुअली आ गया। अगर 2023 एक्चुअली आ गया तो इस अगर तो हमें लग रहा था कि हम 180 का लॉस एडजस्ट करेंगे, तो जरूरी थोड़ी है कि 180 का लॉस एडजस्ट करेंगे। अगर ज्यादा इनकम आ जाएगी तो ज्यादा लॉस एडजस्ट कर लेंगे। ये थोड़ी कहेंगे कि नहीं अब पहले अंदाजा कर लिया था अब उसी पे रहना पड़ेगा, नहीं। एक्चुअल तो नंबर्स एस्टिमेट से डिफरेंट हो सकते हैं ना। तो अगर करंट ईयर में तुम्हारी इनकम 180 से ज्यादा आती है, तुम ज्यादा लॉस एडजस्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि टैक्स की किताबों में 284 का लॉस रखा हुआ है। लेकिन करंट ईयर में इसका एक इम्पैक्ट आ जाएगा, क्योंकि तुम एक ऐसा लॉस एडजस्ट कर रहे हो जिसमें तुमने पिछले साल डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड नहीं किया था। हमारे पास एक रिकंसलिंग आइटम आ जाएगा। और मेरा ये जो याद आ रहा है, ऐसी एक दो एडिशन मैंने आपको करवाई है, कि अगर किसी चीज पे डेफर्ड टैक्स बनता हो और आप रिकॉर्ड ना करो तो एक रिकंसलिंग आइटम आ जाता है। किसी लास्ट ईयर की डेफर्ड टैक्स का बेनिफिट लो जिसपे डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड नहीं किया, तो भी हमारे पास एक रिकंसलिंग आइटम आ जाता है। चलिए कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा किस तरीके से वो हम सवाल के सोल्यूशन में देखेंगे। एक दफा इस सवाल को खुद से रीड करें, एक दफा इस सवाल को खुद से रीड करें, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए सर, यहाँ देखिए मैं सॉल्व करवा देता हूँ इस सवाल को। अगेन आपकी प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन ये होगी कि सवाल की जो रिक्वायरमेंट है इससे आपका आंसर स्टार्ट हो रहा हो और फिर आपकी वर्किंग आ रही हो। तो हमारे पास हैंडसम लिमिटेड के नाम से सवाल है, और हमसे इस सवाल में क्या मांगा गया है, सवाल में रिक्वायरमेंट नंबर ए में हमसे मांगा गया है नोट ऑन टैक्सेशन। कोई भी नोट नंबर दे दें इसे, लेट्स से कि नोट नंबर 12, बल्कि नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। कोई भी नोट नंबर दे दें, लेट्स से नोट नंबर 12, टैक्सेशन। टैक्सेशन को नोट में हमारे पास एक तो टैक्स एक्सपेंस का ब्रेकअप आ जाता है, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स और प्रायर ईयर टैक्स, और फिर इन तीनों का टोटल। और फिर हमारे पास एक रिकंसलेशन बन जाती है, रिकंसलेशन बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्स एक्सपेंस।
अब हम वर्किंग्स पे आते हैं। सबसे पहले हम वर्किंग करते हैं करंट टैक्स की। करंट टैक्स की वर्किंग हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नंबर से। पॉइंट नंबर वन में हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर है 466 मिलियन, ये आ जाएगा 466। फिर पॉइंट नंबर टू में कह रहा है टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सीड्स अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बाय 116 मिलियन। सर टैक्स डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से 116 मिलियन ज्यादा है। ऐड करूंगा लेस करूंगा? लेस करूं, क्योंकि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लेस हुई भी है और टैक्स डेप्रिसिएशन 116 मिलियन ज्यादा है, यानी कि 116 मिलियन ज्यादा माइनस करना है। अंडर फिर कहता है एन इम्पेयरमेंट ऑफ 50 मिलियन वॉज रिकॉग्नाइज इन पीएनएल, अंडर टैक्स लॉ इम्पेयरमेंट डज नॉट अफेक्ट टैक्सेबल प्रॉफिट। तो हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस 50 मिलियन ऐड हो जाएगा। ये परमानेंट डिफरेंस है टेम्परेरी डिफरेंस है? सर ये परमानेंट डिफरेंस है टेम्परेरी डिफरेंस है? सर ये परमानेंट डिफरेंस नहीं है, ये टेम्परेरी डिफरेंस है। सर लेकिन यहाँ तो ये चीख चीख कर बता रहा है कि अंडर टैक्स लॉ इम्पेयरमेंट डज नॉट अफेक्ट टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्स वाला इम्पेयरमेंट को नहीं मानता, लेकिन जब तुमने टैक्स वालों की नजर में एसेट को इम्पेयर नहीं किया, आने वाले साल में जब डेप्रिशिएट होगा तो अकाउंट्स में कम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा ड्यू टू इम्पेयरमेंट, लेकिन टैक्स में तो फुल एसेट ही डेप्रिशिएट हो रहा होगा। और जब कभी भी इस एसेट को बेच दोगे तो अकाउंट्स में कैरिंग वैल्यू कम आएगी ड्यू टू इम्पेयरमेंट, लेकिन टैक्स में तो फुल कैरिंग वैल्यू डब्ल्यूडीवी आ रही होगी। इम्पेयरमेंट लॉस को नहीं मानता, लेकिन इसका एक टेम्पररी इंपैक्ट होगा क्योंकि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल सारे आगे पीछे हो जाएंगे। देखो, अगर मैं आपसे कह रहा हूं हम जब एसेट पे इनिशियल लॉस रिकॉर्ड करते हैं तो क्या ये टेम्पररी डिफरेंस होता है परमानेंट डिफरेंस होता है? अगर आपने टैक्स लॉ के हिसाब से टैक्स एसेट के ऊपर इनिशियल लॉस रिकॉर्ड किया तो ये टेम्पररी डिफरेंस है परमानेंट डिफरेंस है? ये टेम्पररी डिफरेंस है। हालांकि अकाउंट्स में तो इनिशियल लॉस रिकॉर्ड ही नहीं करते, तो टेम्पररी डिफरेंस क्यों है? क्योंकि कुछ भी हो, इन दी एंड एसेट की जो कॉस्ट है ना, वो टैक्स लॉ में इनिशियल लॉस और डेप्रिसिएशन के नाम से एक्सपेंस आउट होगी। और कुछ भी हो, अकाउंट्स में वही कॉस्ट डेप्रिसिएशन के नाम से एक्सपेंस आउट होगी, क्योंकि अकाउंट्स में डायरेक्ट इम्पेयरमेंट नहीं आ रहा। तो अब इम्पेयरमेंट को भी यूज सोचो कि अगर अकाउंट्स में तुम इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो तो एसेट की कैरिंग वैल्यू या कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे हो। टैक्स वालों से इम्पेयरमेंट को नहीं मान रहा, लेकिन कैरिंग वैल्यू तो अपनी जगह सॉलिड है ना। तो कल को टैक्स लॉ में डेप्रिसिएशन ज्यादा आ जाएगा, कल को टैक्स लॉ में गेन ऑफ लॉस अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, अगर आपको याद आ रहा हो कि हमने कैफ टू में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि मोटर व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर की कॉस्ट को हम 7.5 मिलियन तक रिस्ट्रिक्ट कर देते थे। कैफ टू में हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हम मोटर व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर की कॉस्ट को 7.5 मिलियन तक रिस्ट्रिक्ट कर देते थे। अगर तुम एक ऐसा मोटर व्हीकल खरीद रहे हो जिसकी एक्चुअल कॉस्ट है 10 मिलियन और टैक्स लॉ के हिसाब से तुमने उसको 7.5 मिलियन पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अब ये परमानेंट डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि टैक्स में उस व्हीकल की कॉस्ट कितनी ली जा रही है? 7.5 मिलियन, जबकि अकाउंट्स में उसकी कॉस्ट 10 मिलियन डेप्रिशिएट हो रही है। तो ये जो 2.5 मिलियन का फर्क आया, ये परमानेंट डिफरेंस जीरो हो जाएगी। लेकिन ओवर द लाइफ टैक्स लॉ में सिर्फ 7.5 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलाउ होगा और ओवर द लाइफ अकाउंट्स में 10 मिलियन का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलाउ होगा। ये समझ आ रहा है? इम्पेयरमेंट परमानेंट डिफरेंस नहीं है, ये तो अभी समझाने वाली चीज ही नहीं है। सर इम्पेयरमेंट लॉस इज नॉट परमानेंट डिफरेंस, इट इज टेम्पररी डिफरेंस। फिर पॉइंट नंबर थ्री में कह रहा है, पॉइंट नंबर थ्री में कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड अ मशीन हुज डब्ल्यूडीवी एक्सीडेड अकाउंटिंग डब्ल्यूडीवी बाय 35 मिलियन। कह रहा है हमने एक एसेट बेचा जिसकी टैक्स डब्ल्यूडीवी अकाउंटिंग डब्ल्यूडीवी से ज्यादा है। कितनी अमाउंट से? 35 से। सर ये ऐड होगा लेस होगा? ये ऐड होगा लेस होगा? अगर तो ये एसेट गेन पे बिका है, अगर तो ये एसेट गेन पे बिका है तो टैक्स का गेन अकाउंटिंग के गेन से कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। और अगर ये एसेट लॉस में बिका है तो टैक्स का लॉस अकाउंटिंग के लॉस से ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा। अब सोचिए ऐड होगा लेस होगा?
ऐड होगा लेस होगा? टैक्स में लॉस आएगा ना? तो अब बताओ ये 35 मिलियन इस वर्किंग में ऐड होगा लेस होगा? ये समझाने से पहले सब ऐड कह रहे थे। यहाँ देखो मैं समझाता हूँ। अज्यूम कर लो कि अकाउंट्स में कैरिंग वैल्यू है 100। अज्यूम कर लो कि अकाउंट्स में कैरिंग वैल्यू है 100। टैक्स में इन्होंने क्या कहा है कि टैक्स में डब्ल्यूडीपी 35 मिलियन से ज्यादा है। इसका मतलब है कि टैक्स डब्ल्यूडीपी कितनी होगी? 135। अब तुम कोई भी सेल प्रोसीड अज्यूम कर लो, कोई भी सेल प्रोसीड अज्यूम कर लो। सर 500 का बेचा, तो जब 500 का बेचा तो अकाउंट्स में गेन कितना आया? 400। टैक्स में गेन कितना आया? 365। सर अकाउंटिंग गेन 400, टैक्स गेन 365। तो अकाउंटिंग का गेन इसमें शामिल हुआ है। तुम्हें इसे ऐड करना है, सॉरी तुम्हें इसे लेस करना है और इसे ऐड करना है। तो नेट 35 रुपए ऐड होंगे लेस होंगे? ऐड होंगे लेस होंगे? सोचे। लेस होंगे। सर व्हाट इफ हमने गेन में नहीं, हमने लॉस में बेचा होता? कोई बात नहीं, चले आपने लॉस में बेचा होता। लेट से आपने 50 का बेचा होता, तो अकाउंट्स में लॉस आता 50, टैक्स में लॉस आता 85। अब अकाउंट्स में 50 का लॉस माइनस हुआ होता और तुम्हें टैक्स में कितना माइनस करना था? 85। तो तुम डिफरेंशियल 35 माइनस ही कर। क्या ही समझ आ रहा है सबको? हाँ, हमें पता ही नहीं है लॉस में बेचा गेन में बेचा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमें सिर्फ इतना पता चल गया ना कि टैक्स डब्ल्यूडी पे अकाउंटिंग डब्ल्यू से 35 मिलियन ज्यादा थी। तो चाहे गेन में बेचो या लॉस में बेचो, हमें ये समझ आ गया कि टैक्स का इम्पैक्ट अकाउंटिंग इम्पैक्ट से 35 से डिफरेंट है, चाहे फिर वो गेन हो या लॉस हो, और हमें उससे अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें। इसलिए मैंने कहा कोई भी तुम सेल प्रोसीड अज्यूम करो, डिफरेंशियल इम्पैक्ट 35 का ही आएगा। इसके बाद इंटरेस्ट इनकम। अब देखो गौर से सुनो, 60 की इंटरेस्ट इनकम है जिसमें से 15 एक्रूड है। फाइनेंस एक्ट में प्रीवियसली जो इनकम एग्जाम थी उसे अब टैक्सेबल बना दिया गया। तो करंट ईयर में जो 60 की इनकम है ये तो ऐड हो जाएगी। 45 और 15, सॉरी ऐड नहीं, लेस होगी ना, इनकम है। अब जो 45 आपने लेस किया, जो करंट ईयर में अर्न किया और करंट ईयर में रिसीव भी कर लिया, ये एग्जेम्प्ट है। और 15 जो आपने करंट ईयर में इनकम रिकॉर्ड की अकाउंट्स में लेकिन अगले साल रिसीव होगी, ये टैक्सेबल है। इसमें फर्क क्या है? सर फर्क ये है कि ये परमानेंट डिफरेंस है और ये टेम्परेरी डिफरेंस है। समझा पा रहा हूं मैं? इसके बाद सर सैलरी, सर ये तो प्रायर ईयर एक्सपेंस है, तो करंट ईयर की वर्किंग में कह रहे सैलरी एक्सपेंस इंश्योरेंस एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 32 मिलियन एंड 16 मिलियन रिस्पेक्टिवली परटेनिंग टू द ईयर एंडेड 31 दिसंबर बट डिसअलाउड बाय द टैक्स अथॉरिटीज ड्यू टू नॉन डिडक्शन। यानी पिछले साल में जाके अलाउ डिसअलाउ हुआ होगा। इसकी हम यही पैरेलल एक वर्किंग बना लेते हैं। अब पिछले साल में 32 मिलियन और 16 मिलियन का एक्सपेंस डिसअलाउ हो गया, तो एक्सपेंस डिसअलाउ होने की वजह से इनकम बड़ी होगी। एक्सपेंस डिसअलाउ होने की वजह से इनकम बड़ी होगी। इनकम बड़ी होगी तो तुम्हारे पे पिछले साल ज्यादा टैक्स लगना है, तो तुम्हारी एंट्री क्या बनेगी? प्रायर ईयर टैक्स एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिट। कितने से? 32 प्लस 16 इंटू 30%। कितना आ रहा है ये? 18 पॉइंट। ठीक है। इसके बाद एडिशन नंबर 6, स्टोर्स एंड स्पेयर्स एट 31 दिसंबर पर 180 आफ्टर डिडक्टिंग अ लॉस ऑफ 19 मिलियन।
दिस एडजस्टमेंट इज नॉट अलाउेबल फॉर टैक्स पर्पस। पहले तो मुझे पता है करना क्या है। एनआरबी लॉस ऐड हो जाएगा, कितना है 19। अगला सवाल, ये परमानेंट डिफरेंस है टेम्परेरी डिफरेंस है? परमानेंट डिफरेंस है टेम्परेरी डिफरेंस है। टैक्स वाला कह रहा है दिस एडजस्टमेंट इज नॉट अलाउेबल फॉर टैक्स पर्पस। सर ये परमानेंट डिफरेंस नहीं है, टेम्परेरी डिफरेंस है, क्योंकि टैक्स वाला एनआरबी लॉस को नहीं मान रहा। लेकिन कल को जब तुम नुकसान में बेचोगे तो फिर अकाउंट्स में कोई लॉस नहीं आएगा, क्योंकि तुम एनआरबी लॉस रिकॉर्ड कर चुके हो, लेकिन टैक्स में तो नुकसान आ जाएगा ना। तो ये परमानेंट डिफरेंस नहीं है, ये टेम्परेरी डिफरेंस है। ना समझ आ रहा हो मुझसे पूछ लीजिएगा। पॉइंट नंबर 7, डिविडेंड इनकम फॉर द ईयर इज 28 million एंड डिविडेंड आर टैक्सेबल एट रिड्यूस रेट। तो इसे मैं हटा देता हूं यहां से, इसलिए सिर्फ इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि ये 10% पे टैक्स होगा। कितना है सर? 28 मिलियन। ये परमानेंट डिफरेंस है टेम्परेरी डिफरेंस है? सर ये कोई डिफरेंस ही नहीं है, ये तो करंट ईयर की एडजस्टमेंट है, करंट ईयर में खत्म हो जाएगी। इसके बाद हमने फाइन पे किया 24 मिलियन का, जो टैक्स वाले नहीं मानेंगे। पहले तो फाइन का करेंगे क्या, ऐड कर देंगे 24 मिलियन। सर यहां ध्यान दें, लिखा है दीज आर नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पस। सर ये परमानेंट डिफरेंस है। सर तो एनआरबी में भी तो यही लिखा था। सर वो अभी नहीं अलाउ कर रहा, लेकिन जब लॉस में बेचेंगे तब अलाउ करेंगे। फाइन तो अभी भी अलाउ नहीं कर रहा, जिंदगी भर अलाउ नहीं करेगा। फिर कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी एक्सपेंस आउट पेमेंट ऑफ 70 मिलियन रिलेटिंग टू रिस्ट्रक्चरिंग एज पर टैक्स लॉ दीज पेमेंट्स आर टू बी अलाउड एज एक्सपेंस ओवर द पीरियड ऑफ 5 years। तो हम क्या करेंगे सर, ऐड कर देंगे अकाउंटिंग रिस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंस 70 मिलियन और लेस कर देंगे टैक्स अमोर्टाइजेशन 70 डिवाइडेड बाय 5। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 में ओपनिंग डेफर्ड टैक्स असेट का डेटा, पॉइंट नंबर 9 में लॉसेस होते हैं। यहां तक हमारे पास टैक्सेबल इनकम बिफोर लॉस आ गई 370। अब इस 376 की टैक्सेबल इनकम से हमारे पास लास्ट ईयर का लॉस कितना था 284। हम पूरा लॉस एडजस्ट कर देंगे, लेस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस 284। तो हमारे पास जो नेट टैक्सेबल इनकम बचेगी 92। सर हमारे पास टैक्सेबल इनकम बिफोर लॉस आई, हमने उसे 284 का पूरा लॉस एडजस्ट किया, हमारे पास टैक्सेबल इनकम नेट आ गई 92। अगर हम करंट टैक्स कैलकुलेट करें तो करंट टैक्स कितना होगा 92 का 30% प्लस ये जो डिविडेंड इनकम थी इस पे 28 का 10%, 30.4। सर प्लॉट कर दें इन दोनों को ताकि कुछ तो मार्क्स कवर हो जाए। करंट टैक्स है 30.4 और प्रायर ईयर टैक्स है 14.4। क्या यहां तक समझ आता है सबको? यहां तक सब क्लियर है? यह ले लिया ना मैंने, सही है। अब हम आते हैं डेफर्ड टैक्स की वर्किंग पे। देखो अगर तुम्हें पीनल अप्रोच के थ्रू डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना है ना, तो वो तो कैलकुलेटर में कैलकुलेट हो सकता है। तुम यहां से नंबर्स को एडलेस कर दो और उस पर 30% लगा दो। लेकिन इन्होंने तुमसे सवाल में ना मांगा है कि मुझे डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी चाहिए। तुम्हें एक एक चीज के ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगी। कोई बात नहीं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एसेट,
सर हम अपने पास जो वर्किंग का एक फॉर्मेट का रट्टा लगा कर आए हैं, उसमें हमारे पास पहले क्या आती है, कैरिंग वैल्यू, फिर टैक्स बेस, फिर टैक्सेबल या टेम्परेरी डिफरेंस, फिर टैक्स रेट और फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट। तो कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, टेम्परेरी टैक्सेबल डिफरेंस अगर पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव आया तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। इस पे हम लगाएंगे टैक्स परसेंटेज, तो पॉजिटिव होगा तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, नेगेटिव होगा तो डेफर्ड टैक्स एसेट। अब यहाँ ध्यान से एक एक चीज हमें देखनी है। सबसे जो पहली और दूसरी एडजस्टमेंट थी ना, सॉरी दूसरी और तीसरी एडजस्टमेंट थी, ये पर्टेन कर रही थी फिक्स एसेट की। अब यहाँ देखिए सर, इसमें ना डेफर्ड टैक्स के लिए मेरे ख्याल है कि पहली और दूसरी वाली जो पीपी की एडजस्टमेंट है ना, उसी को समझना है खाली। देखो सर, 1 जनवरी 23 पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे 42 का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे 42 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। 1 जनवरी 2023 पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है 42 की। अगर मैं 42 को डिवाइड करूं 30% से, तो हमारे पास कितना आ रहा है, 140। सर अगर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है तो इसका मतलब है कि ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा, सही है। अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के केस में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के केस में टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस कब आता है, जब कैरिंग वैल्यू ज्यादा हो या टैक्स बेस ज्यादा हो। सर ये उस वक्त आता है कि जब कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज्यादा हो, सही है। अब पॉइंट नंबर 2 में कहा था कि टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सीड्स अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बाय 116 मिलियन। टैक्स का डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से 116 मिलियन ज्यादा है। तो मुझे बताएं, ये 116 इस 140 में एड लेस क्या करूं कि उस डिफरेंस को एडजस्ट करूं। साल के शुरू में कैरिंग वैल्यू और टैक्स बेस के दरमियान डिफरेंस कितना है, 140। करंट ईयर में 116 का टैक्स डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से ज्यादा आया। तो जो साल के शुरू में कैरिंग वैल्यू और टैक्स कैरिंग वैल्यू और डब्ल्यूटी के दरमियान 140 का डिफरेंस था, उसमें या तो इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा। लॉजिकली सोचे कि 116 ऐड या लेस, कुछ भी नहीं होगा या कुछ भी नहीं होगा। इस तरह के एडजस्टमेंट तो हमने किए, पास पेपर्स के सवालों में। यहाँ देखो, हमें 1 जनवरी 2023 पे ना कैरिंग वैल्यू का नंबर पता है ना टैक्स बेस का नंबर पता है। बस हमें इतना पता है कि चूंकि 42 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी थी, तो 140 का टेम्परेरी टैक्सेबल डिफरेंस था, और 140 का टेम्परेरी टैक्सेबल डिफरेंस था, ये इसका मतलब है कि कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस से ज्यादा रही होगी। मैं कुछ भी टैक्स बेस अज्यूम कर लेता हूं, या कोई भी आप अपनी नंबर अपनी मर्जी से लगते हैं, जो भी टैक्स बेस होगी कैरिंग वैल्यू उससे 140 ज्यादा होगी, ऐसा ही है। फिर हमने करंट ईयर में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है कितना, नहीं मालूम, लेकिन हमें इतना पता है कि टैक्स डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से 116 ज्यादा है। सर कुछ भी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अगर हम अज्यूम कर लें, 100 अज्यूम कर लेते हैं, तो टैक्स डेप्रिसिएशन कितना होगा, 216, सही है। फिर इम्पेयरमेंट कितना है, 50। तो 50 का इम्पेयरमेंट सिर्फ अकाउंट्स में होगा, टैक्स में नहीं होगा। फिर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड अ डब्ल्यूडीवी, during the year company sold a machine whose WDV exceeds the accounting WDV by 35 मिलियन। एक मशीन आपने बेची जिसकी टैक्स WDV अकाउंटिंग WDV से
35 मिलियन ज्यादा थी। कुछ भी डब्ल्यूटीपी अज्यूम कर लें, लेट से 50, तो टैक्स की कितनी होगी? 15। ऐड होगा लेस होगा? यहाँ तो 15 और 50 ऐड होगा लेस होगा? सर डिस्पोजल है ना, लेस होगा। सर मैंने यहाँ कौन कौन से नंबर अज्यूम किए? मैंने ये 1000 अज्यूम किया, मैंने ये 100 अज्यूम किया, ये गिवन था, मैंने ये 50 अज्यूम किया, मैंने ये 1000 अज्यूम किया। साल के शुरू में कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस से 140 ज्यादा थी, तो मैंने इसमें 140 ऐड कर दिया। मैंने यहाँ 100 अज्यूम किया, टैक्स डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से 116 ज्यादा था, तो यहाँ 216 कर दिया। 50 का इम्पेयरमेंट गिवन था, टैक्स वाला मानता ही नहीं, तो सिर्फ यहाँ लिखा। मैंने ये 50 अज्यूम किया, इन्होंने कहा कि जो एसेट हमने बेचा है ना, इसकी टैक्स डेबिलिटी अकाउंटिंग डेबिलिटी से 35 ज्यादा है, तो अगर टैक्स में 50 का एसेट है तो उसकी अकाउंटिंग वैल्यू 35 कम 15 होगी। अब साल के आखिर में क्या बन रहा है देखो, ये 975 और 734। साल के शुरू में इन दोनों का डिफरेंस 140 की टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस था। हमारी इन एडजस्टमेंट से 975 माइनस 734, 241 का टैक्सेबल डिफरेंस हो। सर आपने ये क्या काम किया, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। मैं ये आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल है कि इस लेवल पे स्टूडेंट को ये काम नहीं करना चाहिए। वो वैसे ही सोचे कि भाई साल के शुरू में कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस से 140 ज्यादा है। पॉइंट नंबर वन, टैक्स डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से 116 ज्यादा है। अगर टैक्स डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से 116 ज्यादा है, यानी कि टैक्स लॉ में एसेट ज्यादा डेप्रिशिएट होगा, और टैक्स लॉ में एसेट ज्यादा डेप्रिशिएट होगा, तो इन दोनों के दरमियान जो दूरी है, जो फासला है, वो बढ़ेगा नहीं, कम होगा। साल के शुरू में साल के शुरू में कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस से 140 ज्यादा है। इस तरफ कैरिंग वैल्यू है, इस तरफ टैक्स बेस है, और कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस से 140 ज्यादा है। अब टैक्स लॉ में तुम्हारा एसेट 116 से ज्यादा डेप्रिशिएट हुआ, 116 से एसेट ज्यादा डेप्रिशिएट हुआ, तो कैरिंग वैल्यू और टैक्स बेस के दरमियान दूरी बढ़ेगी या कम होगी? सर अगर टैक्स लॉ में ज्यादा डेप्रिसिएशन है तो टैक्स डब्ल्यूटीवी कम होगी, और ज्यादा कम होगी, तो ये फासला कम होगा बढ़ेगा? खुद सोचे, मेरे एक्सप्रेशंस में ना जाए, मैं तो आपको कंफ्यूज कर रहा हूं। एक तरफ अकाउंटिंग कैरिंग वैल्यू, एक तरफ टैक्स बेस। अकाउंटिंग कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस से 140 ज्यादा है साल के शुरू में। ड्यूरिंग द ईयर 116 का टैक्स डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से ज्यादा आया, तो अकाउंटिंग टैक्स डेप्रिसिएशन अगर 116 से ज्यादा आया, तो टैक्स डेबिलिटी भी और कम हुई, टैक्स डेबिलिटी भी और कम हुई, तो अब अकाउंटिंग डेबिलिटी के साथ जो इसका फासला था, ये बढ़ेगा या कम होगा? सर ये कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा। सर ये प्रूफ करके दिया था मैंने यहाँ पे, देखो, अगर ये 1000 माइनस 216 कितना हुआ? 784। और ये 1140 माइनस 100, 1040, 1040 माइनस 784, 256, तो ये ऐड हो। क्या ये समझा पा रहा हूँ कि यहाँ पे क्यों ऐड किया? इसको वर्किंग किए बगैर हम 116 को समझे कि हम ऐड क्यों कर रहे हैं, क्या नहीं? सर एक दफा और। भाई दो लोग हैं, दोनों के पास कुछ पैसा है, मेरे पास कुछ पैसा है, इसके पास मुझसे 140 रुपए ज्यादा है, सही है?
इस साल इसने मुझसे 116 रुपए ज्यादा खर्च कर दिए। सॉरी, इसने नहीं, मैंने। सॉरी, मेरा नाम है अकाउंटिंग कैरिंग वैल्यू। मेरा नाम है अकाउंटिंग कैरिंग वैल्यू। इसका नाम है टैक्स डब्ल्यूटीवी। मेरा नाम है अकाउंटिंग कैरिंग वैल्यू, इसका नाम है टैक्स डब्ल्यूटीवी। मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, इसके पास भी कुछ पैसे हैं, हमें नहीं पता हम दोनों के पास कितने पैसे हैं। मेरा नाम है अकाउंटिंग कैरिंग वैल्यू, मेरे पास इससे 140 रुपए ज्यादा है। तो मेरे और इसकी औकात में 140 का भी फर्क है। इस साल इसने मुझसे 116 रुपए ज्यादा खर्च कर दिए। तो इसके पैसे मुझसे ज्यादा कम हुए ना। तो जो मेरे और इसके दरमियान औकात के 140 का फर्क था, अब वो फर्क कम होगा या बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। क्या ये समझ आ रहा है? अब अब इम्पेयरमेंट आया। इम्पेयरमेंट किस में रिकॉर्ड होती है? अकाउंट्स में। तो यानी इम्पेयरमेंट का एक खर्चा मैंने किया, इसने नहीं किया। इम्पेयरमेंट का एक खर्चा इसने नहीं, मैंने किया है। तो अब मेरे और इसके दरमियान जो औकात का फासला है वो बढ़ेगा या कम होगा? सर, कम हो जाएगा। गुड। अब हम दोनों एक जगह पे गए और उस जगह पे हम दोनों ने कुछ खर्चा किया। उस जगह पे इसने 35 का खर्चा ज्यादा किया। उस जगह पे इसने 35 का खर्चा ज्यादा किया है। कह रहा है जो एसेट आपने बेचा ना उसकी डब्ल्यूडीवी, अकाउंटिंग डब्ल्यूडीवी से 35 से ज्यादा है। तो अगर हम दोनों एक पार्टी में गए और हम दोनों ने कुछ खर्चा किया, लेकिन इसने, जिसका नाम टैक्स डब्ल्यूडीवी था, इसने मुझसे 35 रुपए ज्यादा खर्च किए, तो हम दोनों के दरमियान फासला बढ़ेगा या कम होगा? अगर तो हमने सही कंक्लूड किया है, क्या इन सबको एडजस्ट करें तो 241 बन रहा है? बनना तो चाहिए। क्या समझ आ रहा है हमें? अगर ये इतना ना हम एग्जाम में रीड कर पाए ना, ये वाला काम कर लेना। लेकिन इस वाले में भी ना समझना पड़ता है कि असम्पशन क्या लेनी है। चलो इसको और आसान कर देता हूँ, इसको और आसान कर देता हूँ। सर, इन्होंने कहा है कि साल के शुरू में 42 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी थी। तो हमने वर्कआउट किया कि 140 का टैक्सेबल रेमिटेड डिफरेंस, और हमें ये तो पता है कि 140 का टैक्सेबल रेमिटेड डिफरेंस का मतलब है कि कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस से ज्यादा होगी। मैंने कहा कि अगर ये 1000 है तो ये 1040 होगा। सही है। पॉइंट नंबर 2 में कहा कि टैक्स डेप्रिसिएशन 116 से ज्यादा एज कंपेयर टू अकाउंट्स। टैक्स डेप्रिसिएशन 116 से ज्यादा एज कंपेयर टू अकाउंट्स। मुझे कोई नंबर अज्यूम नहीं करना, बस कि चूंकि टैक्स डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से 116 ज्यादा थी तो मैंने सिर्फ टैक्स में माइनस की और कोई नंबर अज्यूम नहीं किया। फिर पॉइंट नंबर 2 में ही कहा कि 50 रुपए का इम्पेयरमेंट। फिर फिर 50 रुपए का इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड हुआ तो 50 रुपए का इम्पेयरमेंट सिर्फ अकाउंट्स में आएगा। फिर एक एसेट हमने बेच दिया जिसकी टैक्स डब्ल्यूटीवी अकाउंटिंग डब्ल्यूटीवी से 35 ज्यादा। मैं कोई नंबर अज्यूम नहीं कर रहा। टैक्स में जो एसेट बेचा उसकी 35 से डब्ल्यूटीवी ज्यादा है, तो -35। अब देखो नेट कितना बन रहा है? 1000। अभी कंक्लूड नहीं करो, पता चले गलत आ गया तो। 1090 और बराबर में क्या इन दोनों का डिफरेंस 241 है? सर, जैसे भी है कॉन्सेप्चुअली समझें। कोई नंबर अज्यूम कर ले जैसे मैंने सबसे पहले किया था, मेरी और इसकी मिसाल ले ले, या ये आसान लग रहा है ये, लेकिन समझ, लॉजिकली समझे ताकि भूले ना हो। तो यूं थोड़ा सा जहन लड़ा हो कि यार एक तरफ अकाउंटिंग कैरिंग वैल्यू चल रही है, एक तरफ टैक्स वैल्यू चल रही है, और दोनों के दरमियान फासला ये है कि कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस 140 ज्यादा है। अब अगर अकाउंट्स में, सॉरी, टैक्स में ऐसे ज्यादा डेप्रिशिएट हो रहा है तो ये फासला बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा। और फिर इसी तरह से प्रोसेस करते जाओगे तो आगे की चीजें अनवाइंड होती जाएगी। खैर, हमारे पास हम यहां तक पहुंच गए कि साल के आखिर में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की हमें कैरिंग वैल्यू नहीं पता, हमें टैक्स बेस नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि डिफरेंस कितना हो गया है? 41। डिफरेंस कितना हो गया है? 241। और उस पर डेफर्ड टैक्स किस रेट से रिकॉर्ड होगा? 30%।
तो आई नहीं ना लिखा। चले, इसके बाद पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 देख चुके हैं। पॉइंट नंबर 4, 60 मिलियन की इंटरेस्ट इनकम है, जिसमें से 15 मिलियन एक्रूड है। तो हमारे पास इंटरेस्ट पेबल होगा, रिसीवेबल होगा? इंटरेस्ट एक्रूड है सर, एक्रूड इंटरेस्ट रिसीवेबल पेबल? रिसीवेबल। ये एक्रूड तो है लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है, इनकम है। ये कैसे करेंगे हम? चले, इसके बाद इंटरेस्ट रिसीवेबल, 60 मिलियन की इंटरेस्ट इनकम है, जिसमें से 45 मिलियन रिसीव कर लिए, 15 मिलियन रिसीवेबल है, तो इस 15 के अकाउंट्स में कैरिंग वैल्यू 15 होगी। टैक्स बेस क्या होगी? 0। तो 15 माइनस 0, 15 का टैक्सेबल डिफरेंस, इस पे भी 30, इस पे 30% से ही होगा डेफर्ड टैक्स। हाँ, वो डिविडेंड के लिए अलग रेट था, इंटरेस्ट 30% पे जाएगी। फिर कहता है पॉइंट नंबर 5, इसका क्या करेंगे? सर ये तो प्रायरिटी एडजस्टमेंट, इसका कोई डेफर्ड टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है। इस पर डेफर्ड टैक्स इम्प्लीकेशन होती अगर हम अपील फाइल कर रहे होते, डेफर्ड टैक्स एसिड बन जाता। फिर पॉइंट नंबर 6, स्टोर्स एंड स्पेयर्स एट 31 दिसंबर 23 आर 180 मिलियन, यानी कि स्टोर्स एंड स्पेयर्स 180 मिलियन की कैरिंग वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग अ लॉस ऑफ 19 मिलियन फॉर एनआरवी। तो इसकी टैक्स बेस 180 माइनस 19 नहीं होगी, 190 प्लस 19 होगी, तो 199। तो ये आ जाएगा 19 का डिडक्टेबल डिफरेंस, इस पे भी डेफर्ड टैक्स 30% से। फिर डिविडेंड इनकम फॉर द ईयर इज 28, इसकी कोई टेम्परेरी डिफरेंस नहीं है, ये तो करंट ईयर की एडजस्टमेंट है। फाइन एक परमानेंट डिफरेंस था। सर एक रिस्ट्रक्चरिंग का खर्चा आपने अकाउंट्स में एक्सपेंस आउट कर दिया, तो अकाउंट्स में इसकी कैरिंग वैल्यू एसेट की होगी, लायबिलिटी की होगी? सर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अकाउंट्स में एक्सपेंस आउट हो गया। टैक्स में इस 70 के खर्चे को 5 साल पे अमोटाइज किया जाएगा, फ्रॉम 2023 टू 2024। तो रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, इसकी टैक्स बेस 56, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि टैक्स लॉ के परस्पेक्टिव से एक एसेट है जो 5 साल में अमोटाइज होकर एक्सपेंस आउट हो। समझ आ रहा है आपको? इसके बाद बस सब हो गया, सब हो गया है ना? तो ये आ जाएगा 56 का डिडक्टेबल डिफरेंस। सर लॉसेस पे नहीं आएगा, लॉसेस पे डेफर्ड टैक्स नहीं आएगा। सर एडजस्ट हो गया, हम साल के आखिर में, साल के आखिर में कोई अनअब्सॉर्ब अनएडजस्टेड लॉसेस नहीं है। तो इन सब का टोटल कर लें डायरेक्ट, 241 प्लस 15 माइनस 19 माइनस 56, 181, 54.3 की हमारे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गई, तो डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट बना लेता हूं एक। हमारे पास साल के शुरू में, हमारे पास साल के शुरू में 12 का डेफर्ड टैक्स एसेट था, और साल के आखिर में हमें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी चाहिए, तो क्लोजिंग हमारी डेबिट साइड पे आएगी 54.3, 54.3 है ना? तो हमारे पास एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाएगा, नहीं, 66.3। अब अगर हमने सारे नंबर सही किए कैलकुलेट, तो रिकंसाइल करना चाहिए, देख लेते हैं। 66.3 तो 66.3, तो टैक्स एक्सपेंस कितना आ गया? कि वर्किंग 1 से आ रहा है, ये वर्किंग 3 से आ रहा है, ये वर्किंग 2 से आ रहा है। 30.4 का करंट टैक्स, 66.3 का डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, और 14.4 का प्रायर 0.9। अब रिकंसिलेशन बनाते हैं। सर रिकंसिलेशन हमारी स्टार्ट होगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नंबर से, जो कि सवाल में गिवन था 466।
इस 466 में पहले तो टैक्स कैलकुलेट करेंगे, टैक्स ऑन पीबीटी एट द रेट ऑफ 30%, 139.8। ये तो बहुत डिफरेंस आ रहा है अभी, ये 111 बन रहा है और ये 139 बन रहा है। इसमें क्या क्या आएगा सर? इसमें एक तो आ जाएगा सबसे पहले प्रायर ईयर। प्रायर ईयर एडजस्टमेंट बड़ी आसान होती है। अगर टैक्स एक्सपेंस में ऐड हो रही है तो रिकंसलेशन में ऐड कर दो, अगर टैक्स एक्सपेंस में लेस हो रही है तो रिकंसलेशन में लेस कर दो। लेकिन इसकी पूरी लॉजिक भी है, यहाँ ऐड हो रही है तो यहाँ भी ऐड कर दो, यहाँ लेस हो रही है तो यहाँ भी लेस कर दो। लॉजिक क्या है सर इसकी? अगर करंट ईयर में एक्सपेंस है तो इसने तुम्हारे टैक्स एक्सपेंस को बढ़ा दिया है, जबकि पीबीटी में तो ऐसी कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। पीबीटी में ऐसी कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, तो तुमने टैक्स ऑन पीबीटी कैलकुलेट किया होगा तो इसका इम्पैक्ट नहीं आया होगा। टैक्स एक्सपेंस में इसका इम्पैक्ट है, तो रिकंसाइल करने के लिए हम इसे ऐड करते हैं, और लेस कर रहे हो तो वाइस वर्सा होगा। और क्या आएगा सर? रिड्यूस रेट इनकम या लोअर रेट इनकम। सर डिविडेंड इनकम कितनी थी? 28 की। तो 28 का 20%, कितना? 5.6। इसको मुझे पता है ऐड करना है लेस करना है? ऐड करना है लेस करना है। देखो कैसे सोचेंगे सर, इस पीबीटी में 28 शामिल है, और जब हमने टैक्स ऑन पीबीटी कैलकुलेट किया तो 28 का 30% ले लिया। जबकि टैक्स एक्सपेंस में जो करंट टैक्स है, इस करंट टैक्स में कितना है? 10%। तो यहां से टैक्स एक्सपेंस तक पहुंचने के लिए हम 20% ऐड नहीं करेंगे, लेस कर देंगे। और क्या रिकंसलिंग आइटम आएंगे सर? और रिकंसलिंग आइटम आएंगे जो हमने यहां हाईलाइट किए थे। एक हमारे पास एग्जाम इनकम थी, एग्जाम इंटरेस्ट इनकम 45 मल्टीप्लाई बाय 30%, 13.5। ऐड होगा लेस होगा? कैसे लेस होगा? इस पीबीटी में वो 45 की इंटरेस्ट इनकम है, जब तुमने उस पर टैक्स कैलकुलेट किया तो उस पर टैक्स कैलकुलेट हो गया। जबकि टैक्स वालों के लिए हमने उसको एग्जाम बना दिया था, तो इसे हम ऐड नहीं करेंगे, लेस करेंगे। और क्या है? फाइन 24। सर 24 का 30%, 7.2। ऐड करेंगे लेस करेंगे? ऐड करेंगे लेस करेंगे? देखो, फाइन अकाउंट्स में माइनस हुआ है, यानी पीबीटी में फाइन का अमाउंट शामिल नहीं है, ऐड नहीं, माइनस हुआ है। तो जब तुमने टैक्स ऑन पीबीटी कैलकुलेट किया तो फाइन के 24 पे टैक्स कैलकुलेट नहीं हो। अगर ना सूझ रहा हो ना एग्जाम में कि क्या करूं एट लेस, जो यहां किया है ना वो यहां कर देना। सर ये देखो, एग्जाम इनकम यहां माइनस की थी, इसका 30% माइनस कर दिया। फाइन या ऐड किया था, इसका 30% और कुछ है? नहीं, और कुछ नहीं है। सर अब देखिए, रिकंसाइल कर रहा है, करें सबका टोटल कितना बन रहा है? लॉस आ रहा है? लॉस कैसे आ सकता है? 139.8 प्लस 14.4 माइनस 5.6 माइनस 13.5 प्लस 7.2, 142.3। देखो इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह की सिचुएशन में आप एग्जाम में फंस गए कि यार ये रिकंसाइल नहीं कर रहा, तो वैसे तो मैं बता दूंगा ये रिकंसाइल क्यों नहीं करना, लेकिन हम एग्जाम सिचुएशन में क्या करें? भाई हमारे पास टैक्स एक्सपेंस बन रहा है 111.1 और यहाँ ये बन रहा है 142.3। डिफरेंस कितना आ रहा है? 31.2। 31.2 का जो डिफरेंस आ रहा है टैक्स एक्सपेंस और अकाउंटिंग प्रॉफिट की रिकंसिलेशन का, ये टैक्सेशन के सारे इंपैक्ट चल रहे हैं। तो एक्चुअल डिफरेंशियल नंबर मालूम करने के लिए इसको डिवाइड बाय 30% करना चाहिए। भाई 31.2 का कोई डिफरेंस है जो हमें नहीं पता क्या है, तो ये किसी चीज का 30% होगा ना, ये किसी चीज का 30% होगा। 104। अब 104 तक पहुंच गए, अब सवाल में ढूंढे ऐसा कोई नंबर है? सर सवाल में जब हमने ढूंढा ना तो फेस पे तो कोई 104 नहीं है, लेकिन 284 और 180 का ही डिफरेंस 104 है।
ये जो 284 के हमने एक्चुअल लॉस एडजस्ट किए थे, और जो लॉस डेफर्ड टैक्स एसेट के लिए जिस पे डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड किया था वो कितना था? 184, और 284 और 180, इनका ही डिफरेंस 104 है। तो बेसिकली यहाँ जो रिकंसिलिंग आइटम है ना, वो है डेफर्ड टैक्स एसेट नॉट रिकॉग्नाइज्ड ऑन ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स लॉस, 104 का 30%। अब ये मैं समझाता हूँ कि ये रिकंसिलिंग आइटम क्यों बना। देखो, डेफर्ड टैक्स हमने जब स्टार्ट किया था ना, तो पहले ही लेक्चर से डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट ये दिया था कि डेफर्ड टैक्स एक प्रॉक्सी है, जो कि अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन आईएएस एंड आईएफआरएस को टैक्स रूल्स एंड रेगुलेशन टैक्स लॉस के साथ ब्रिज करता है। होता सिर्फ यह है कि कुछ इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट्स में एक पीरियड में रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, और कुछ इनकम और एक्सपेंसेस टैक्स लॉ में डिफरेंट पीरियड में रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। टैक्स लॉ आपके मुल्क का कानून है जो आपने फॉलो करना है टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। अकाउंट जो हम बना रहे थे वो आईएएस एंड आईएफआरएस के हिसाब से बना रहे होते हैं, जिसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी है, मैचिंग प्रिंसिपल भी है। मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई अकाउंट्स में जो इस साल की इनकम है उस पर एक्सपेंस इसी साल रिकॉर्ड करो, अकाउंट्स में जो इस साल का एक्सपेंस है उसकी टैक्स रिलीफ इस साल ही रिकॉर्ड करो। लेकिन टैक्स वाला अपने हिसाब से चल रहा होता है। टैक्स वालों के अपने हिसाब से चलने के हिसाब से हम एक करंट टैक्स तो कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन अकाउंट्स और टैक्स की किताबों में जो एक डिफरेंस आ जाता है ड्यू टू पीरियड चेंज, जिसे हम टेम्परेरी डिफरेंस का नाम देते हैं, इसके ऊपर हम एक डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके ऊपर हम एक डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। लॉसेस अगर तुम्हारे पास ब्रॉड फॉरवर्ड है, इसका मतलब है कि सब्सिक्वेंट ईयर्स में तुम्हें इनका रिलीफ मिलेगा। अगर तुम्हारा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, तो सब्सिक्वेंट ईयर की तुम इनकम से इसे एडजस्ट करोगे, सब्सिक्वेंट ईयर की इनकम से एडजस्ट करोगे तो तुम्हें सब्सिक्वेंट ईयर में टैक्स कम देना पड़ेगा। हमने क्या करा कि हमने आउट ऑफ 284 सिर्फ 180 के लॉस को अज्यूम करते हुए कि इतना एडजस्ट कर पाएंगे, उस 180 के ऊपर डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन एक्चुअली करंट ईयर में हमने पूरा 284 का लॉस एडजस्ट कर लिया। करंट ईयर में जब हमने पूरा 24 का लॉस एडजस्ट कर लिया, तो अकाउंट्स की एस्टिमेशन से 104 का ज्यादा लॉस एडजस्ट कर दिया। यानी कि इस 104 का ज्यादा लॉस एडजस्ट करने की वजह से हमारी करंट ईयर की इनकम 104 से मजीद कम हो गई, और जब करंट ईयर की इनकम 104 से मजीद कम हुई तो उस पर टैक्स भी कम देना पड़ा। यानी कि इस टोटल लॉस 284, जिसमें 104 का एक ऐसा लॉस है जिसने तुम्हारे टैक्स एक्सपेंस के नंबर को काफी कम कर दिया है, सही है। लेकिन इस 284 में से 180 की एस्टिमेशन तो तुम पिछले साल भी लेकर आ रहे थे, तुमने पिछले साल इसमें डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड किया हुआ था, इस साल उसको रिवर्स कर दिया। 104 का तुमने रिलीफ ऐसा लिया है जो कि पिछले साल तक नहीं था किताबों में, इस साल ले लिया, जिसने तुम्हारे टैक्स एक्सपेंस के नंबर को खासा कम कर दिया। अब जब मैं रिकंसिलेशन बना रहा हूं, तो वो डेफर्ड टैक्स एसेट का बेनिफिट जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया लेकिन इस साल रियलाइज कर रहा हूं, इसे मैंने अपने एक्सपेंस के नंबर को कम करने के लिए माइनस में पड़ा। क्या ये अब हमारे पास 111.11 बन रहा है? क्या ये समझ आ रहा है हमें? पक्की बात है? कॉपी कर ले सर इसे।